वेलकम फ्रेंड्स, मैं गगन कुमावत पीसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में कोयले के भंडार, उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर पेट्रोलियम के बारे में आपने हमारे पहले वाले वीडियो को अगर देखा हो तो वो वीडियो आपका अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप इसको प्रीफेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैंने उसमें बहुत कुछ आपका क्लियर पहले ही कर दिया था। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मेरी कोशिश तो हमेशा ये रहती है कि आपका एक ही लेक्चर के अंदर सब कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं तो मैं पहले एक आपको सजेशन दूंगा कि जैसे कि आपको पता है कि मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने हो चुके हैं और अब जून है, तो जून की एंडिंग में आपके पेपर्स हैं। तो फ़िलहाल अगर आपके पास टाइम मिलता हो तो एक एक घंटा रोज़ाना आप लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत से लोगों की लिखने की जो हैबिट है वो छूट चुकी होगी और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देश में पेट्रोलियम पदार्थ पे हमें देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला तथा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पेट्रोलियम में कोई भी खनिज तेल है तो उसके बनने की प्रक्रिया क्या होती है। प्राचीन समय में जब पृथ्वी का निर्माण हो रखा था पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और उस समय भूगर्भीय हलचलें हो रही थी, जब प्लेट विवर्तन की क्रियाएं हो रही थी, पेट्रोलियम पदार्थ बन रहे थे, आपके खनिज पर्वत, चट्टाने, हिमालय पर्वत आपकी बन रही था। उस समय विंध्याचल पहाड़ी का निर्माण हो रहा था, अरावली पर्वतमाला का निर्माण हो रहा था। तो ऐसे समय में आप लोग देखेंगे कि उस समय बहुत से ऐसे प्राकृतिक तत्वों का निर्माण होता है जिनको आज हम यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कोयला ले सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ ले सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक बार आप दिमाग लगाइए कि कोयला है क्या। कोयला लकड़ी का ही तो भाग है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से हमें कोयला आज प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं उस कोयले का निर्माण प्राचीन काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण दबने से हुआ हो, क्योंकि आज हम कोयला किस प्रकार प्राप्त करते हैं, जलाने से, लकड़ी जलाने से हमें कोयला प्राप्त होता है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस था कि प्राचीन काल में भूगर्भिक हलचलें हुई हो और उस समय कोयले का निर्माण हुआ और उसी प्रक्रिया द्वारा आपके पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज तेल का निर्माण हुआ हो। देखिए, जीवाश्म जो जीव होते हैं, जीव जंतु जो भी रहे होंगे उस समय, उनके जो आंतरिक जो तरल पदार्थ रहा होगा, जैसे आज भी हमारे अंदर ब्लड वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उस समय जो उनमें तरल पदार्थ रहा होगा, कुछ जो जल महासागरों का जो जल रहा होगा, कुछ वनस्पति की क्रियाएं, कुछ गैसों, इन सब का दबाव तथा अत्यधिक ताप के कारण, कि आपको पता है पृथ्वी का निर्माण होता है, पृथ्वी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है और ऊपर से सूर्य प्रकाश उसे मिल रहा था। तो इस ताप के कारण आपको पता है कहीं ना कहीं आंतरिक जो भाग था उसमें इस स्पंज का निर्माण हो रहा था, जिसे हम आज खनिज तेल के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, और खनिज तेल हमें प्राप्त कहाँ होता है, अगर पृथ्वी में आप खुदाई करते हैं, ठीक है, तो आपको प्राकृतिक गैस से भी ये नीचे मिलता है। ठीक है, जिसे परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्रों में उपयोग लिया जाता है। आप सब जानते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें हमारे परिवहन में काम आते ही हैं और मशीनरी क्षेत्रों में भी हमारे काम आते हैं। आपको पता है बहुत सी मशीनें, आप ट्रेन के इंजन ले लीजिए, बड़े बड़े डब्बे ले लीजिए, वो भी आज डीजल के माध्यम से ही चलते हैं। ठीक है, इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी है। अगर आपने आसाम को देखा हो, असम जो है हमारा, ठीक है, तो उसकी जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, आपको दिख रहा होगा, ये शिलोंग लिखा हुआ है, ये आसाम है आपका। ठीक है, मैप के अंदर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे मार्क करा है, ये आपका आसाम है। ठीक है, तो आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और यहाँ से आती हुई घूमती हुई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का ये क्षेत्र है। तो ये इस नदी के दोनों तरफ का जो घाटी वाला क्षेत्र नहीं है, इस घाटी तथा सुरमा घाटी व पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा आपको इस मैप में यहाँ दिख ही रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, उड़ीसा का पूर्वी तट है ना ये, इस तटीय भाग में, तथा राजस्थान व सौराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक है, और हिमालय का तराई क्षेत्र, ये जो नदियों वाला क्षेत्र नहीं है, ये हिमालय का तराई क्षेत्र है जहाँ पे नदियाँ बहती है। ठीक है, और उत्तरी व मध्य गुजरात। ठीक है, और मुंबई बेसिन, महाराष्ट्र की राजधानी है ना मुंबई बेसिन, तथा गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र व अरब सागर में बॉम्बे हाई प्रमुख है। मतलब इन क्षेत्रों में भारत में आपको ये खनिज तेल की प्राप्ति होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे वाले। ठीक है, आगे देखो, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं।
अब देखिए आप लोग, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के तो देश का कुल उत्पादन का 90% उत्पादन का महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर देश में आप 100% पेट्रोलियम खनिज तेल मान लेते हैं तो 90% कहाँ कहाँ पर होता है उसका उत्पादन? महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात व राजस्थान में। ठीक है, इस उत्पादित कच्चे तेल को देश में 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई व जामनगर को भेजा जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कच्चा तेल आपने निकाल लिया है। ठीक है, कच्चा तेल को जब आप निकाल लोगे तो ऐसे तो आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफाइन होने के लिए, मतलब कि वो है जो उसमें से उसके रूप हमें मिलते हैं। जैसे पेट्रोल को आप सबसे पहले संशोधित करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले खनिज तेल को सबसे पहले संशोधित करेंगे तो आप उसमें से पेट्रोल निकालेंगे। ठीक है, दोबारा और संशोधित करेंगे तो उसमें से आप जेट फ्यूल निकालेंगे जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इनमें काम आते हैं। तीसरे में उसमें और संशोधित करेंगे तो आपको डीजल की प्राप्ति होगी, और उसको संशोधित करेंगे तो गैसोलीन की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते उसकी हमें कोई ना कोई रूप प्राप्त होते रहते हैं। तो 24 बड़ी रिफाइनरी है देश में। कितनी है? 24 बड़ी रिफाइनरी, और भेजा जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। ठीक है, और किसके क्षेत्र पे? गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई व जामनगर, गुजरात। ठीक है, और इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के भंडार रही हैं। तो आप डिवाइड इनको थोड़ा कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है कि कौन से कच्चे तेल के हैं और कौन से प्राकृतिक गैसों के हैं। ठीक है, इसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। मतलब आप भारतीय गैस प्राधिकरण का अगर गूगल पे सर्च करके देखते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा मिलेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि 10th में इससे बाहर कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा PDF का परेशानी है। ये कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैसों को विद्युत उत्पादन 38%, विद्युत उत्पादन कितना? 38%, उर्वरक निर्माण 33% और शेष उद्योग तथा रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध करवाती है। मतलब विद्युत उत्पादन के लिए कितना परसेंट आ रहा है? 38%, उर्वरक निर्माण के लिए 33%, व शेष उद्योग और रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध करवाती है। देश का 91%, देश का 91% उत्पादन महाराष्ट्र में, 71% तथा 11% गुजरात में, 7% आसाम में तथा राजस्थान में 2% उसका किया जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं। ठीक है, जिसमें जैसलमेर में कौन कौन से हैं? जैसलमेर ब्लॉक में सांचौर, गुड़ामालानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार। ठीक है, इसके बाद गुड़ामालानी तथा सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे गए हैं, जिसमें 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। क्लियर है? तो पेट्रोलियम पदार्थ और गैसीय अवस्थिति है, इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आपको देखना होगा परमाणु ऊर्जा खनिज। ठीक है, परमाणु ऊर्जा खनिज, तो इसमें आप देखिए परमाणु ऊर्जा के रूप में हमें यूरेनियम 338, 235, 233, मतलब यूरेनियम की क्वालिटी यही है कि यूरेनियम 338, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 तथा प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक औस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। मान लीजिए यूरेनियम की एक क्वांटिटी है कि एक औस मीट्रिक टन, इस कोयले के बराबर 100 मीट्रिक टन कोयले के बजाय अगर 100 मीट्रिक टन कोयले को आप जलाएंगे, उससे जो ऊष्मा अपने प्राप्त होती है, ऊर्जा में जो प्राप्त होती है, वह सिर्फ एक औस यूरेनियम से हमें प्राप्त हो जाती है। यद्यपि ये बहुत खर्चीली होती है, आपको पता है परमाणु तत्वों का खर्च उतना ही होता है क्योंकि परमाणु संयंत्र लगाए जाते हैं, उनको फिर उसमें ही यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी खर्चा आता है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। इस कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का, किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग। देखो हर चीज़ के लिए आयोग बन रहे हैं। अगर प्राकृतिक गैस मिल रही है तो प्राकृतिक गैस की कंपनियां बन रही है, पेट्रोल हमें प्राप्त हो रहा है तो पेट्रोल की कंपनी मिल रही है, अगर हमें कॉपर निकालना है तांबा तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, अगर हमें जिंक निकालना है जस्ता तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। तो ऐसे हर चीज़ के लिए कंपनियां हैं, तो उसको आपको थोड़ा सिक्वेंस में लेकर चलना पड़ेगा कि किसकी कौन सी कंपनी है, और नामों से ही पता चल रहा है। अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान है तो जस्ता मतलब जिंक, कॉपर मतलब तांबा, तो थोड़ा आप कर सकते हैं इनको कनेक्ट। ठीक है,
तो 1948 में वापस आ जाइए हम। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु संयंत्र आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। इन परमाणु रिएक्टरों को देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम धारवाड़ व आर्कियन चट्टानों में, बिहार के सिंह भूमि, राजस्थान के अभ्रक के क्षेत्रों में, पैग्माटाइट शैलों में, केरल में समुद्र तटीय भागों में, मानोजाइट चट्टानों में, थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार और इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये लीजिए फ्रेंड, आपका टोटल अगर आप देखते हो तो आपका परमाणु तत्व भी हो गए कि खनिज के भंडार यूरेनियम कहाँ है, धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों में, बिहार के सिंह भूमि में, राजस्थान के अभ्रक क्षेत्रों में, पैग्माटाइट में शैलों में, केरल के समुद्र तटीय भागों में, मानोजाइट चट्टानों में, थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबकी एक बार लोकेशन है। और अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार मैप लीजिए आप, ब्लैंक मैप इंडिया का, क्योंकि इंडिया की बातें चल रही है। तो केरल, बिहार, ये जो क्षेत्र राजस्थान वगैरह हैं, इनको आप पहले लोकेट करिए कि राजस्थान का है, केरल का है, बिहार का है, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में लिख दीजिए कि बिहार में क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे बिहार में इल्मेनाइट के भंडार हो रहे हैं, राजस्थान में अभ्रक क्षेत्रों में पैग्माटाइट के भंडार हो रहे हैं, केरल के समुद्री तटीय भागों में मोर्नोजाइट के, तो ऐसे ऐसे करके आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राजस्थान के प्रमुख खनिज उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो एक बार आपको राजस्थान का पता होना चाहिए, क्योंकि ठीक है इसके बाद ही हम आगे टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। तो तांबा देखेंगे हम लोग, सीसा जस्ता देखेंगे हम लोग, लोहा अयस्क देखेंगे, अभ्रक देखेंगे, टंगस्टन देखेंगे हम लोग, रॉक फॉस्फेट देखेंगे, जिप्सम देखेंगे, तांबड़ा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तांबे के बारे में देखेंगे हम लोग, तो तांबे का महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, झुंझुनू। राजस्थान में तांबा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, झुंझुनू में। अब उसके अलावा आप क्षेत्र देख लीजिए, खोद अरीवा अलवर, देवारी सलूम्बर उदयपुर में, भीम रेल मगरा राजसमंद में, बीदासर बीकानेर में, खेतड़ी सिंगाड़ा झुंझुनू में। क्लियर है। सीसा जस्ता के बारे में देखेंगे आप लोग, तो भीलवाड़ा व उदयपुर में। तो देखिए जावर व राजपुरा देवारी उदयपुर, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, पूर्व बनेड़ा गुड़ा किशोरी दास में, ठीक है। और लो इसको आप देखते हैं तो जयपुर में, मोरिजा बानोल जयपुर, डावला झुंझुनू, नीमला रायसेला, नाथरा की पोल, थूर हुंडेर, बांसवाड़ा तथा बीकानेर में। अभ्रक आपको देखने को मिलेगा, अभ्रक कहाँ पर है, अच्छा ये गलत दे रखा है आपको, ठीक है चलो ध्यान मत दीजिए, वैसे जयपुर इसमें मोस्ट आएगा। देख लीजिए भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर व सीकर में, ठीक है। टंगस्टन आप देखेंगे नागौर में, तो डेगाना बाखरी नागौर और अजमेर पाली सिरोही, ये सब खान है। अगर आपको खुदाई करते हैं तो उनकी खाने ही है, ठीक है, प्राप्ति जहाँ से होती है, ये कोई फैक्ट्री या कंपनियाँ नहीं है। रॉक फॉस्फेट आप देखेंगे उदयपुर में, तो दक्कन कोटड़ा तथा झामर कोटड़ा उदयपुर में, बिरमानिया जैसलमेर में और सीकर जयपुर व पाली में। क्लियर है। इसके बाद जिप्सम देखेंगे नागौर में, तो जामसर व लूणकरणसर बीकानेर में, गोठ मांगलोर नागौर में और मोहनगढ़ व नासना जैसलमेर में। उसके बाद आप तांबड़ा देखेंगे, तांबड़ा का मिलेगा आपको टोंक में, राजमहल व कल्याण खान टोंक में, सरवाड़ तथा खरखारी अजमेर, महुआ तथा बांगेश्वर भीलवाड़ा में। तो ये प्राप्ति क्षेत्र है जहाँ जहाँ से आपको चीज़ें मिल रही है। उसके बाद कोयला देखेंगे, पलाना, गुड़ा, बरसिंगसर, रानेरी, हाड़ला बीकानेर, कपरोडी, जालिपा व गिरल बाड़मेर तथा मेड़ता नागौर, ठीक है। छोटे छोटे गांव है, बाकी आपको जो जिले हैं उनका नाम दे रखा है, जैसे बीकानेर, बाड़मेर व नागौर। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ मिलेंगे, तो बाड़मेर में मिलेगा, और जिसमें गुड़ामालानी बाड़मेर में, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों में। उसके बाद प्राकृतिक गैस आपको मिलेगी जैसलमेर के अंदर, जो शाहगढ़, तनोट, मनिहारी टिबा, चिमने वाला, घोटाड़ू व गमने वाला, ये सब कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। बागे वाला कहाँ है, बीकानेर में। क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए राजस्थान में खनिज कहाँ पर मिलते हैं हमें। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खनिजों का अजायब घर, कारण है इसका अरावली पर्वतमाला है। आपको पता है किसी भी पर्वत चट्टान में, पर्वतमाला में आपको सबसे ज़्यादा खनिजों की प्राप्ति होती है। तो राजस्थान में हमारे अरावली पर्वतमाला स्थित है, जो कि आपको पता है कि राजस्थान को दो भागों में अलग अलग कर देती है ये। और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर अरावली पर्वतमाला की वजह से ही कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में जो 79, आप देखिए राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज है, जिसमें अब टोटल 79 प्रकार के खनिज है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 44 प्रकार के तो बड़े खनिज है और 23 प्रकार के लघु खनिज है, ठीक है, तथा 12 गौण खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप 44, 23 और 12 को जब जोड़ लेते हैं एक बार, तो मेरे हिसाब से आपकी कैलकुलेशन सही निकल के आएगी। 79 खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है। मतलब अगर देश में हम बात करें इंडिया की, हमारे प्यारे भारत की, तो सबसे ज़्यादा खनिज हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर
छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों फ्रेंड्स एक ही थे। सन 2000 में आपको पता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, ठीक है। ये बात, तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जो देश का 22% है। मतलब राजस्थान में देश का 22% खनिज का भंडार है। और राजस्थान में खनिज कितने प्रकार के हैं? 79 के। और 44 हैं बड़े, तो 23 है छोटे, और 12 है गौण खनिज, ठीक है। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो जैसे तांबा नगरी किसे कहते हैं हम? खेतड़ी यानी झुंझुनू को। वह संगमरमर नगरी मकराना यानी नागौर को। मतलब नागौर में मकराना स्थित है, झुंझुनू में खेतड़ी स्थित है। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज है जिसमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है, मतलब जैसे जो राजस्थान के ही हैं, ठीक है। जैसे संगमरमर, राजस्थान का संगमरमर आपको पता है पूरे इंडिया में, शायद एशिया में भी फेमस है, अच्छी खासी उसकी किस्म है। ताजमहल को आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो गूगल सर्च करके ताजमहल को देख सकते हैं, संगमरमर का ही बना हुआ है। सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, बॉलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन तथा तांबड़ा। राजस्थान में खनिजों का वितरण निम्न तालिका में है। मैंने आपको ऊपर तालिका बताई थी राजस्थान में खनिज किस किस प्रकार के हैं। तो आप देख रहे हैं इन चीज़ों की, राजस्थान में जो पाए जाने वाले खनिज है उनका आपको इसमें बताया गया कि एकाधिकार कौन कौन से खनिजों का है इसके अंदर। क्लियर है? उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है आपके। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगा आपको कि हर चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को साथ में लेते हुए चलिएगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के जो मुख्य बिंदु है उनको लेकर के आपकी एक सारणी बनाई जाती है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु पहला क्या है? खनिजों से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं तथा उन्हें क्या कहते हैं? खनिज संसाधन। अब देखिए सेकंड है, देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिणी तटीय प्रदेश में स्थित है। थर्ड है, भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में विभाजित किया गया है कि राजस्थान में 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, लोहे आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र कौन सा है लोहे की दृष्टि से? भारत। तांबे में देखिए आप लोग, भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइट तथा चार का पायराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। मैंने आपको समझा देता ये पहले। और तांबे की कोलिहान खान, मंधान खान, मौसाबानी खान, राखा खान आदि प्रसिद्ध है। भारत में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित होता है। यहाँ मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में निकाला जाता है। ठीक है, मैंने अभ्रक पढ़ाया था जब, आपको अच्छे से समझाया था इसको। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो लास्ट वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। भारत में 95% सीसा व जस्ता का भंडार व उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में होता है। क्लियर है? इसके बाद आगे देखिए 8वां, राजस्थान में कोयला गोंडवाना कालीन औषधि चट्टानों में स्थित है। यहीं पर देश का 98.5% भंडार तथा 99% उत्पादन होता है। पेट्रोलियम पदार्थ औषधि चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों के 12 ब्लॉकों में मिलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें देख लेना आप एक बार अच्छे से। परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338 तथा 235, 233 व प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम जिनका नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आंसर है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं लगभग, और फिर भी जो 9th है या फिर कोई और क्लासेस वाले बच्चे हैं तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन लेक्चर्स को देख करके आप अपने आने वाली प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा मान लीजिए 10th, 11th, 12th का हो और उसने ये क्लासेस पास कर ली हो और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि आपको पता है खनिज पदार्थ, खनिज संसाधन, ये तो आपको पता है हर एग्ज़ाम्स की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।